हाय गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो सबसे पहले हम इसी टर्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? इज एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज टू अ प्रोटीन। प्रोटीन पर जब कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज आकर अटैच होते हैं तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। अब इस केस में एंड लिंक्ड क्यों? क्योंकि प्रोटीन जहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट ऑलिगोसेकेराइड अटैच होगा, वो प्रोटीन का वो जो पार्ट वो NH2 अमाइड ग्रुप है। और कौन सा प्रोटीन इसमें होता है, सॉरी एंड लिंक्ड में स्पेशली एस्पेराजीन एक अमाइनो एसिड होता है जिसके एन ग्रुप पर कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज अटैच होते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। और ये कहाँ होती है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन? ER के ल्यूमेन में। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ होता है? स्टार्ट होती है प्रोसेस साइटोसॉल में। कुछ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज जो कुछ सेकेराइड्स अटैच होते हैं साइटोसॉल की साइड, फिर वो फ्लिप करके ER के ल्यूमेन में आ जाते हैं। ER के ल्यूमेन में आने के बाद बाकी दूसरे कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज़ का अटैचमेंट होता है। तो हाफ प्रोसेस साइटोसॉल में होती है और हाफ प्रोसेस ER के ल्यूमेन में होती है। ये प्रोसेस क्यों सिर्फ ER के ल्यूमेन में होती है? और ER के ल्यूमेन में जो भी प्रोटीन, जैसे कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि ER ल्यूमेन में प्रोसेस्ड होती हैं, या फिर गोल्जी या लाइजोसोमल या सिक्रेटरी प्रोटीन, जो भी प्रोटीन ER के ल्यूमेन में प्रोसेस्ड होती हैं वो ज़्यादातर ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं। ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स होती हैं। और जो प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। मीन्स प्रोटीन जिससे कि अटैच्ड है ऑलिगोसेकेराइड्स, उस तरह के प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस कैसे होता है। मैंने ये पहले से एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ओके, तो इसको साथ ही साथ हम एक बिगर पिक्चर में भी इमेजिन करते हुए चलेंगे। जैसे कि ये एक न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस से हमारा ये मैंने ER बिगर बनाया है। और इसको अगर मैं सेल, ये हुआ साइटोप्लाज्म और ये हुआ न्यूक्लियस और ये ER ल्यूमेन। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है ये साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होती है। ये इस फिगर में मैंने ये साइटोप्लाज्म साइड है और ये ER का ल्यूमेन साइड है। स्टार्ट करते हैं। तो ER की मेम्ब्रेन में, ये जो ER मेम्ब्रेन है इसमें एक लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम डॉलिकॉल बोलते हैं। सबसे पहले डॉलिकॉल मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन होता है और उस फॉस्फोराइलेशन के बाद एक हाईली फॉस्फोराइलेटेड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मॉलिक्यूल, ये जो मैंने यहाँ कलर्स दिए हैं, ये जो मॉइटीज़ को कलर दिए हैं, ब्लैक कलर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड दिस कलर पर्पल फॉर मैनोज एंड ग्रीन कलर्स फॉर ग्लूकोज। तो सबसे पहले यहाँ ब्लैक कलर मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फॉस्फोराइलेटेड डॉलिकॉल से आकर अटैच होता है। और ये जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म्स जो हैं, यहाँ पर एक हाई एनर्जी बॉन्ड फॉर्म होता है। हाई एनर्जी बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। और यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जब यहाँ अटैच होता है तो एक एंजाइम एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फॉस्फेट ट्रांसफेरेज यहाँ पर एक्ट करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। यहाँ पर जैसे मैनोज का जो अटैचमेंट होगा या फिर ग्लूकोज का जो अटैचमेंट होगा, जो भी इसके अटैचमेंट में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे उन एंजाइम का नेमिंग जो होगा वो
ओलिगोसेकेराइल मीन्स फॉर लाइक ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज, मैनोज के लिए मैनोज प्लस ट्रांसफिरेज। तो अगर इन केस क्वेश्चन पेपर में इस तरह का कोई एंजाइम आपको कहीं पूछा जाए तो आप एटलीस्ट गेस कर पाएंगे कि ये एंजाइम कुछ ट्रांसफ़र, कोई रिएक्शन, ट्रांसफरेज रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन फॉस्फेट ट्रांसफिरेज फर्स्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज़ को लाकर डॉलिकॉल से अटैच करता है। और एक जो होती है एंटीबायोटिक ट्यूनिकामायसिन जो होती है एंटीबायोटिक होती है, वो इसी एंजाइम को टारगेट करती है। इस एंजाइम को टारगेट करेगी तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा, बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो ओलिगोसैकेराइड चेन नहीं बन पाएगी और ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस नहीं होगी, तो प्रोटीन प्रॉपरली प्रोसेस्ड नहीं होंगे। तो क्योंकि एंटीबायोटिक का मेन रोल क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करना, और ये क्योंकि प्रोटीन प्रोसेस्ड नहीं होंगे तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी विदाउट प्रोटीन, तो सेल डाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्यूनिकामायसिन इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। एक एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन के ऐड होने के बाद सेकंड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन ऐड होता है और उसके बाद 1 बाय 1 करते करते 5 मैनोज मॉलिक्यूल जो कि साइटोसोल में अटैच होते हैं। तो ये प्रोसेस अगर मैं देखूँ बिगर पिक्चर पे तो ये हमारा यहाँ हो रहा है, मीन्स ये जो डॉलिकॉल मॉलिक्यूल है इससे एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन-एसिटाइल और 5 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए, 3 4 ओके। तो ये साइटोसोल में हुआ। साइटोसोल में होने के बाद ये जो होता है पूरा कॉम्प्लेक्स जो होता है फ्लिप होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आ जाता है। मीन्स अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ये हुआ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन और ये हो गए मैनोज मॉलिक्यूल्स, फ्लिप होकर वो अंदर आ गया। फ्लिप होकर अंदर आने के बाद बाकी जो होता है 4 मैनोज रेजिड्यूज और अटैच होते हैं इस चेन से और 3 ग्लूकोज रेजिड्यूज बाद में अटैच होते हैं। सबसे लास्ट में ग्लूकोज का रेजिड्यूज का 1 बाय 1 ये सब अटैच होते हैं और ग्लूकोज के रेजिड्यूज का अटैचमेंट एज अ सिग्नल काम करता है, इसीलिए सबसे लास्ट में अटैच्ड होते हैं। एज अ सिग्नल कैसे काम करता है, क्योंकि मीन्स यहाँ पर ये पूरा ओलिगोसैकेराइड रेडी है एक प्रोटीन पर ट्रांसफ़र होने के लिए, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अटैचमेंट ये सिग्नल दे रहा है कि ओलिगोसैकेराइड चेन कंप्लीट हो चुकी है, अब ये चेन जो है प्रोटीन पर ट्रांसफ़र हो सकती है। और इस ओलिगोसैकेराइड चेन का जो है टारगेट जो होता है, जो कि हम डिस्कस किए एंड लिंक्ड, वो एक एस्पैराजीन अमाइनो एसिड होता है। एस्पैराजीन अमाइनो एसिड की एन रेजिड्यू पर ये पूरा सैकेराइड जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और इस तरह से ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर ओलिगोसैकेराइल ट्रांसफिरेज काम करता है जो कि सिर्फ ER के ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है। इसको पूरा ओलिगोसैकेराइल ट्रांसफिरेज प्रोसेस करके ट्रांसफ़र कर दिया और ये जो प्रोसेस होती है पूरी, ये होता है को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन किसे बोलते हैं, ER के ल्यूमेन, ER के मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स क्या कर रहा है, mRNA को रिकॉग्नाइज करके प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ वो प्रोटीन जो है ER के ल्यूमेन के अंदर इंपोर्ट हो रही है। तो ये प्रोटीन इंपोर्ट भी हो रही है और जैसे जैसे प्रोटीन ER के ल्यूमेन के अंदर आ रही है उसके एस्पैराजीन रेजिड्यू पर ये ओलिगोसैकेराइड चेन अटैच हो रही है। तो एक तरह से ट्रांसलेशन प्रोसेस भी चल रहा है और मॉडिफिकेशन भी हो रहा है, तो इसलिए को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो अब इसके अटैचमेंट के बाद क्या होता है, ये जो 3 ग्लूकोज रेजिड्यूज़ हैं ये कट हो जाते हैं और एक मैनोज रेजिड्यू भी कट हो जाता है और बाकी बचे हुए मैनोज रेजिड्यूज़ और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन प्रोटीन से अटैच्ड रहते हैं। मीन्स प्रोटीन अब रेडी है
ट्रांसपोर्ट होने के लिए। गोल्जी से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है प्रोटीन का, सॉरी ईआर के ल्यूमेन से प्रोटीन जाएगी सिस गोल्जी के पास। सिस गोल्जी से प्रोटीन जो होती है यहाँ से ल्यूमेन में वेसिकल्स फॉर्म होंगे। ये प्रोटीन जो है वेसिकल्स में आएगा और सिस गोल्जी की तरफ ट्रांसफ़र होगा। वेसिकल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोटीन यहाँ कोटिंग में हेल्प कर रहे हैं, कैसे वो सिस गोल्जी के पास पहुँच रहा है, ये हम दूसरे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो कि फर्दर प्रोसेस्ड होता है वो गोल्जी में होता है। क्या होते हैं वहाँ पर प्रोसेसिंग, और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ पर आपको ये क्लियर है। बिगर पिक्चर पर भी हम साथ ही साथ इमेजिन करते चले। फ्लिप होने के बाद क्या क्या प्रोसेस हुई वो हमने यहाँ डिस्कस किया। इसके बाद कैसे कैसे अब यहाँ पर ये वेसिकल फॉर्म होंगे, और वेसिकल फॉर्म होने के बाद कैसे ये ईआर गोल्जी की तरफ जाएगा, ये हम देखेंगे दूसरे वीडियोस में। ओके, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर अनक्लियर हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।